प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 के साथ, जिसका नाम है गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे एक भौतिक राशि के साथ, जिसका नाम है क्षेत्रफल। दोस्तों, क्षेत्रफल को सामान्यतः एक अदिश राशि माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षेत्रफल को हम एक सदिश राशि भी मान सकते हैं। किस प्रकार से? मान लीजिए ये एक आयताकार पटल है और इस पटल का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका, इसकी लंबाई को गुणा कर दीजिए इसकी चौड़ाई के साथ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये प्रदर्शित कर रहा है पटल के क्षेत्रफल का परिमाण। लेकिन क्षेत्रफल को हम एक सदिश राशि बोल रहे हैं, इसलिए सदिश राशि को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इस क्षेत्रफल की दिशा हम किस प्रकार से निरूपित करें? तो याद रखिए दोस्तों, समतल पटल के क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत दिशा में मानी जाती है। मान लीजिए इस पटल को मैंने रखा है XZ तल के अनुदिश। XZ तल के लंबवत जो Y दिशा होगी वो निरूपित करेगी इस आयताकार पटल के क्षेत्रफल की दिशा को। यदि इस पटल के ऊपरी पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा को मैं निरूपित करना चाहूं तो ये निरूपित करेंगे हम +y से। इसी पटल के निचले पृष्ठ की दिशा को मैं निरूपित करना चाहूं तो इसको मैं निरूपित करूंगा -j से या -y दिशा से। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक प्लेट हमने ली है और इस प्लेट के दो पृष्ठ मान लिए, ऊपर वाला पृष्ठ 1, नीचे वाला पृष्ठ 2। ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने निरूपित किया है A1 वेक्टर से। क्षेत्रफल का परिमाण हमने माना है A, तो A1 सदिश बराबर हम लिख सकते हैं परिमाण गुणा दिशा n। ये जो लंबवत दिशा मैंने मानी है, इस दिशा को मैं निरूपित कर रहा हूं n के द्वारा। इसी प्रकार से पृष्ठ 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका, पृष्ठ 2 के क्षेत्रफल को हमने निरूपित किया है A2 सदिश से, और A2 सदिश बराबर वापस परिमाण गुणा दिशा, लेकिन इस बार दिशा पहले के विपरीत दिशा में है और फिजिक्स में विपरीत दिशा को माइनस चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं। इसलिए A2 सदिश बराबर मैंने लिखा -a × n। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ मान सकते हैं, आप चाहे तो क्षेत्रफल की दिशा नीचे की तरफ मान सकते हैं। लेकिन किसी प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन में यदि एक बार आपने A1 को पॉजिटिव मान के शुरू कर दिया, क्षेत्रफल को पॉजिटिव दिशा मान के शुरू कर दिया, अब उस पूरे क्वेश्चन में आप दिशा को पॉजिटिव ही रखेंगे। यदि एक बार आपने क्षेत्रफल की दिशा को नेगेटिव मान के शुरू कर दिया, तो अब उस पूरे क्वेश्चन में आप क्षेत्रफल की दिशा को नेगेटिव मान के ही शुरू करेंगे। क्या हो अगर समतल पृष्ठ की बजाय आपको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को निरूपित करना पड़े, तो उसके क्षेत्रफल को हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे? मान लीजिए दोस्तों, ये एक वक्र पृष्ठ है और इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम निरूपित करना चाहते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने मान लिया है S, तो इस S को हम फॉर्मूला में कैसे निरूपित करेंगे वो देखिए। मान लीजिए इस वक्र पृष्ठ को हमने निरूपित किया है यहाँ क्षेत्रफल S से। वक्र पृष्ठ को जिस गोले का भाग माना जा सकता है, उस गोले के केंद्र को मैंने निरूपित किया है O से। वक्र पृष्ठ को जिस गोले का भाग माना जा सकता है, उस गोले की त्रिज्या को मैंने निरूपित किया है R से। और त्रिज्या की दिशा में जो एकांक सदिश है उसको हम कहते हैं त्रिज्यीय एकांक सदिश। त्रिज्यीय एकांक सदिश को मैंने निरूपित किया है R से। संपूर्ण वक्र पृष्ठ को बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ऐसा ही एक क्षेत्रफल अल्पांश ds इस वक्र पृष्ठ के ऊपर मैंने चुना है। क्षेत्रफल अल्पांश ds इतना छोटा है कि वक्र पृष्ठ पर होते हुए भी इसको एक समतल पृष्ठ माना जा सकता है। और आपको पता है दोस्तों, समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत दिशा में होती है। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल ds की दिशा लंबवत दिशा में यानी r की दिशा में ही होगी। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल को मैंने दर्शा दिया ds सदिश बराबर परिमाण ds गुणा अल्पांश की दिशा r। यदि संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना चाहें, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग कर दीजिए। चूंकि अल्पांश साइज में बहुत छोटे हैं, इसलिए योग को हम परिवर्तित कर लेंगे समाकलन से। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल S सदिश बराबर मैंने लिखा समाकलन सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग यानी समाकलन ds वेक्टर। दोस्तों, क्षेत्रफल के बारे में अपना नॉलेज थोड़ा और अपडेट कीजिए कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की विमा होती है L2 और क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ जाते हुए होती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, फ्लक्स वास्तव में एक संख्या को निरूपित करता है और इस फ्लक्स को हम फाई से निरूपित किया करेंगे। लेकिन फिजिक्स में सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, फ्लक्स को आपने परिभाषित किया है तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी हमें देना होगा। फ्लक्स के फॉर्मूला पर हम विचार करें उससे पहले मैं विचार करना चाहता हूं इस शब्द पे वापस एक बार। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इनके बारे में चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन परीक्षण आवेश के चलने के मार्ग को ही विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्मों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिनमें सबसे पहला गुणधर्म था कि विद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र होती है जो हमेशा धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। अगला था कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अपनी लंबाई की दिशा में विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लंबाई के लंबवत दिशा में विद्युत बल रेखाएं फैलने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चालक की सतह से समकोण बनाते हुए शुरू होती है और समकोण बनाते हुए ही समाप्त होती है। इनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट गुणधर्म हमने लिखा था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करती है। अर्थात जहां बल रेखाएं पास पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और जहां बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। मान लिया एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर लंबवत कोई पृष्ठ रखा हुआ है। पृष्ठ के क्षेत्रफल को मैंने S से निरूपित किया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने E से निरूपित किया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की तरफ है और पृष्ठ YZ तल के अंदर रखा हुआ है। परिभाषा के अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करता है। याद रहे, एकांक शब्द जिसके साथ भी लगा हुआ होता है उसका हमेशा भाग दिया जाता है। चूंकि एकांक क्षेत्रफल, इसलिए हमने क्षेत्रफल का भाग दे दिया किसके अंदर, विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स के अंदर। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यहां से फ्लक्स का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, फ्लक्स y बराबर हम लिख सकते हैं E इंटू S। चूंकि विद्युत फ्लक्स हमारे लिए एक नई राशि है तो इस नई राशि का वेलकम करते हैं दोस्तों। इस राशि का मात्रक खोजेंगे। मात्रक खोजने के लिए हम वापस जाते हैं इसके फॉर्मूला में। फ्लक्स निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल S पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको पता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। इसके मात्रक को गुणा करेंगे क्षेत्रफल के मात्रक मीटर स्क्वायर से। तो न्यूटन प्रति कूलम को मीटर स्क्वायर से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या वोल्ट पर मीटर को मीटर स्क्वायर से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा वोल्ट इनटू मीटर। साथ ही न्यूटन इनटू मीटर को हम लिखते हैं जूल से, एक मीटर और बच गया तो हमें प्राप्त हुआ जूल मीटर प्रति कूलम। यदि मात्रक आपको पता है तो विमा भी बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तीनों मात्रकों से किसी की सहायता से भी आप विमा ज्ञात कर सकते हैं। मैंने पहले मात्रक की सहायता से विमा ज्ञात की है। न्यूटन यानी बल की विमा होती है N1 L1 T-2। मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल की विमा होती है L2। कूलम यानी आवेश की विमा होती है A1 T1। सॉल्व करने पर विमा आपको प्राप्त होगी M1 L3 T-3 A-1। फिर से, चूंकि विद्युत फ्लक्स एक संख्या को निरूपित करता है और संख्या एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए विद्युत फ्लक्स की भी कोई दिशा नहीं होती। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। दोस्तों, विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। यदि तीव्रता को नियत रखते हुए पृष्ठ के क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि की जाए तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी विद्युत फ्लक्स में भी लगातार वृद्धि होगी। उल्टा, यदि पृष्ठ को नियत रखकर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लगातार वृद्धि की जाए, यानी बल रेखाएं एक दूसरे के निकट आ जाए, तो पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या यानी विद्युत फ्लक्स में वृद्धि होगी। पुनः यदि E को नियत रखकर S को बढ़ाएं तो फ्लक्स बढ़ेगा, यदि S को नियत रखकर E को बढ़ाएं तो भी विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। क्या और भी कोई ऐसी राशि है जिस पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है? तो आंसर है हाँ दोस्तों, एक राशि ऐसी और है जिस पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। तो कौन सी है वो राशि जो विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करती है, लेकिन फॉर्मूला में हमें वो राशि दिखाई नहीं दे रही? इस पर विचार करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये वो पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र के लंब दिशा में रखा हुआ है, यानी YZ तल के अंदर रखा हुआ है। अभी ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंब स्थित है, इसके पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी, यानी विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। सरलता के लिए मान लेते हैं अभी 100 बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही है, यानी इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है 100 वोल्ट मीटर। यदि इस पृष्ठ को मैं धीरे धीरे घुमाना शुरू करूं तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी लगातार घटती जाएगी। 100 से घट के ये लगातार 100, 80, 50, 30 और जैसे ही ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाता है, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 0 हो जाती है। यानी विद्युत फ्लक्स का मान E और S के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि दिया गया पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से रखा हुआ है। इसी को हम दूसरे तरीके से खोजने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तो पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री है। जैसे जैसे पृष्ठ को मैं विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करूंगा, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करेंगे, विद्युत फ्लक्स का मान घटता जाएगा, लेकिन E और S के बीच बने कोण थीटा का मान बढ़ता जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, थीटा को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स का मान थीटा बढ़ने के साथ लगातार घटता है, यानी फाई का मान निर्भर करता है E और S के बीच बने कोण पर। गणित के अंदर कौन सा ऐसा फलन है जिसमें थीटा का मान बढ़ाने से उस फलन का मान घटता है? तो हमें याद है कोस थीटा एक ऐसा फंक्शन है जिसमें थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, कोस थीटा की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। तो दोस्तों, फ्लक्स का मान E और S के साथ साथ E और S के बीच बने कोण की कोज्या यानी कोस थीटा पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, इस बार हम मान के चल रहे हैं कि दिया गया पृष्ठ विद्युत क्षेत्र से कुछ कोण बनाते हुए रखा है। मान लिए पृष्ठ का क्षेत्रफल S वेक्टर E वेक्टर के साथ जो कोण बना रहा है, S वेक्टर का E वेक्टर के साथ बनने वाला कोण, इस कोण को मैंने निरूपित किया है थीटा से। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अब हम लिख सकते हैं फ्लक्स फाई बराबर E इंटू S कोस थीटा, क्योंकि फ्लक्स निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल S पर और E और S के बीच बनने वाले कोण की कोज्या पर। तो फ्लक्स फाई बराबर E S कोस थीटा। मैथमेटिक्स में ए बी कोस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे ही E S कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट S वेक्टर। यानी विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन से हमें एक अदिश राशि विद्युत फ्लक्स प्राप्त होती है। अभी तक जितनी बातें हमने की है उनमें मान के चले हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, दिया गया पृष्ठ का क्षेत्रफल नियत है और ये एक समतल पृष्ठ हमने माना हुआ है। क्या हो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान ना हो या फिर दिया गया पृष्ठ एक समतल पृष्ठ ना हो कि वक्र पृष्ठ होता, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? मान लिया एक वक्र पृष्ठ जिसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, S समान विद्युत क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से रखा हुआ है। वक्र पृष्ठ पर एक अल्पांश ds लिया, इस अल्पांश ds को लगभग एक समतल पृष्ठ माना जा सकता है, इसलिए अल्पांश ds की दिशा पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को निरूपित करती है। मान लेते हैं E और अल्पांश के क्षेत्रफल ds के बीच बनने वाला कोण है थीटा। तो
अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर हम लिखेंगे फॉर्मूला से ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर या ई डीएस कॉस थीटा। यदि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना हो तो सभी अल्पांशों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों का योग कर दीजिए। चूंकि अल्पांश आकार में बहुत छोटे हैं इसलिए योग को हम चेंज कर देंगे समाकलन से। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हम लिखेंगे सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग। डी फाई का मान ऊपर वाले समीकरण से रखने पर फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर या समाकलन ई डीएस कॉस थीटा। एक और बात पे गौर करते हैं कि मान लीजिए दिया गया पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाते हुए रखा है। पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ जो कोण बना रहा है उस कोण को मैंने डिनोट किया है थीटा से। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स विद्युत फ्लक्स को हम निरूपित करेंगे फाई बराबर फ्लक्स का फॉर्मूला। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाते हुए रखा है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल S पर और E और S के बीच बने कोण की कोज्या पर। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर हम लिख देंगे E S cos थीटा। लेकिन क्या होता यदि क्षेत्रफल की दिशा हम पीछे की तरफ मान के चलते तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता। इस बार दोस्तों E वेक्टर और S वेक्टर के बीच ये जो कोण बन रहा है इस कोण का मान होगा पाई माइनस थीटा। तो गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर हमें प्राप्त होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, पृष्ठ का क्षेत्रफल S, E और S की दिशा के बीच बनने वाले कोण की कोज्या यानी कोस पाई माइनस थीटा। और कोस पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कोस थीटा। इस बार फ्लक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होगी माइनस ई एस कोस थीटा। दोनों में फर्क क्या है? पहले के अंदर ये जो फ्लक्स हमें प्राप्त हो रहा है ये है इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। यदि फ्लक्स पृष्ठ से बाहर गुजर रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होगी। यदि फ्लक्स पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव प्राप्त होगी। इनको मैं नोट भी कर देता हूं। पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है और पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है। बात करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन की। कंडीशन नंबर फर्स्ट हमने मानी है यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है और क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश दोनों के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर हम लिखेंगे ई एस कोस 0 डिग्री यानी ई इंटू एस। फ्लक्स का मान अधिकतम होगा और ये फ्लक्स पॉजिटिव होगा। पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा धनात्मक होता है। केस सेकंड, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत तो रखा है लेकिन क्षेत्रफल सदिश की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, E और S एक दूसरे के विपरीत समांतर हो तो थीटा यानी E और S के बीच बनने वाला कोण होगा 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू होती है -1। इस बार फ्लक्स का मान हमें प्राप्त होगा फॉर्मूला E S कोस 180 डिग्री से। फ्लक्स मिल जाएगा पाई बराबर -E इंटू S। परिमाण अधिकतम है लेकिन नेगेटिव प्राप्त हो रहा है यानी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है। केस नंबर थर्ड, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। यदि पृष्ठ समांतर रखा है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। थीटा बराबर हम लिखेंगे 90 डिग्री। कोस 90 का मान होता है 0। गुजरने वाला फ्लक्स 0। मिनिमम वैल्यू फ्लक्स की हमें प्राप्त होगी यानी किसी भी कंडीशन में यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है तो इससे किसी प्रकार का कोई फ्लक्स पारित नहीं होगा।
बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। पहला एग्जांपल हमने लिया है कि चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र E के अंदर एक चकती इसके लंबवत रखी हुई है और चकती की त्रिज्या आपको R दी हुई है। चकती से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान आपको ज्ञात करना है। किस तरह से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे वो देखिए। हमने पढ़ा है यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई सीधा सीधा E इंटू एस। एस निरूपित करता है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जिससे फ्लक्स गुजर रहा है। तो फ्लक्स फाई बराबर हम लिखेंगे E इंटू फ्लक्स का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक हो गया। तो फ्लक्स ज्ञात करने का सीधा तरीका है हमारे पास। यदि लंबवत रखा है तो E को गुणा कर दीजिए क्षेत्रफल सदिश S के साथ। यदि चकती की त्रिज्या में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र एक समान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं निरूपित करता हूं E के द्वारा। इस बार चकती मैंने बनाई यहाँ पे और इस चकती की त्रिज्या को हम R की बजाय इस बार ले लेते हैं R/2। अब इस चकती से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे बड़ा आसान सा है सर, फ्लक्स ज्ञात करने का तरीका फाई बराबर हम लिखेंगे E, इसको गुणा कर देंगे चकती के क्षेत्रफल से और चकती का क्षेत्रफल होता है फाई इंटू आर स्क्वायर। त्रिज्या इस बार है R/2, तो R/2 का करेंगे स्क्वायर। आंसर आपको प्राप्त होगा पाई E R स्क्वायर बाई 4, जो कि गलत है। गलत क्यों है ये ध्यान दीजिए। यदि चकती विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखी होती तो सीधा फॉर्मूला हम लगाते E इंटू एस। यदि चकती विद्युत क्षेत्र के समांतर रखी है तो क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। और यदि थीटा 90 डिग्री है तो कोस थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 0 और कोस थीटा 0 है तो फ्लक्स फाई बराबर हमें प्राप्त होगा E S कोस 0 कोस थीटा, और कोस थीटा 0 पुट करेंगे तो फाई बराबर हमें प्राप्त होगा 0। क्योंकि चकती विद्युत क्षेत्र के समांतर रखी हुई है इसलिए इस चकती से इस बार कोई फ्लक्स पारित नहीं होगा। बात करते हैं अगले एग्जांपल की। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 5i + 7d - 3 वोल्ट पर मीटर में क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर i कैप - 2j कैप मीटर स्क्वायर रखा हुआ है तो इस क्षेत्रफल से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस बार विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में दिया है, क्षेत्रफल सदिश रूप में दिया है और E वेक्टर और A वेक्टर सदिश से आपको फ्लक्स y का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला याद करते हैं जिसमें E वेक्टर आता हो, A वेक्टर आता हो और फ्लक्स फाई आता हो। तो फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, फ्लक्स फाई बराबर हम लिखते हैं E वेक्टर डॉट S वेक्टर। फ्लक्स फाई बराबर हमें प्राप्त होगा, E वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप डॉट A वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं i कैप माइनस 2j कैप। फाई बराबर डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका, i घटक को i घटक के साथ गुणा कीजिए। यहाँ i का घटक यानी x घटक है 5, यहाँ i का घटक यानी x का घटक है 1 प्लस j घटक को j घटक के साथ गुणा कीजिए। E के मान में j का घटक 7, क्षेत्रफल के मान में j का घटक -2 प्लस k घटक को k घटक से गुणा कीजिए। यहाँ k का घटक है -3, यहाँ k का कोई घटक नहीं है इसलिए लगाएंगे 0। वैल्यू हमें प्राप्त होगी फाई बराबर 5 माइनस 14 प्लस 0। 5 माइनस 14 वैल्यू आपको प्राप्त होगी -9 वोल्ट मीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। बात करते हैं अगले एग्जांपल की। 0.1 मीटर भुजा का एक घन विद्युत क्षेत्र Ex बराबर अल्फा x, जहां अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको दी है 500 न्यूटन पर कूलम
मीटर इनवर्स में रखा है। यदि EY और EZ 0 है तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये घन को हमने चित्र में निरूपित किया है। X, Y, Z 3 डायरेक्शन है। घन की भुजा 0.1 मीटर है। घन का ये पहला पृष्ठ Y अक्ष से 0.1 मीटर दूरी पर स्थित है। कुल 6 पृष्ठ इस घन के अंदर हैं, लेकिन सभी पृष्ठों में से होकर फ्लक्स गुजरने वाला नहीं है। मान लीजिए ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत Y दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा है X दिशा में, बनने वाला कोण थीटा 90 डिग्री, ऊपर वाले पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ऐसे ही एकदम नीचे वाला जो पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा नीचे की तरफ, विद्युत क्षेत्र X दिशा में, थीटा 90 डिग्री, इससे भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ये जो सामने वाला पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा Z डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र की दिशा X डायरेक्शन में, थीटा 90 डिग्री, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। एकदम पीछे वाला जो पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा -Z डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र X डायरेक्शन में, थीटा 90 डिग्री, एकदम पीछे वाले पृष्ठ से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बात करते हैं ये जो लेफ्ट साइड वाला पृष्ठ है और ये जो राइट साइड वाला पृष्ठ है। बाएं साइड में जो पृष्ठ है, इसको मैं नाम दे देता हूं पृष्ठ 1। दाहिने साइड में जो पृष्ठ है, इसको मैं नाम दे देता हूं पृष्ठ 2। डायग्राम से साफ पता चल रहा है, पृष्ठ 1 का जितना क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ 2 का भी उतना ही क्षेत्रफल होगा। पृष्ठ 1 के क्षेत्रफल को मैं निरूपित कर देता हूं A1 वेक्टर से, पृष्ठ 2 के क्षेत्रफल को मैं निरूपित कर देता हूं A2 वेक्टर से। दोनों पृष्ठ एक वर्ग को निरूपित करते हैं और दोनों वर्गों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, क्षेत्रफल का परिमाण आपस में बराबर है। तो मैं लिख देता हूं A1 और A2 का परिमाण आपस में बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। इनका क्षेत्रफल हम लिखेंगे 0.1 मीटर का स्क्वायर, यानी 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ज्ञात करते हैं पृष्ठ 1 से गुजरने वाला फ्लक्स। पृष्ठ 1 से पारित विद्युत फ्लक्स φ1 मान लेते हैं इसको। φ1 बराबर हमें प्राप्त होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट S वेक्टर। यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निरूपित की है EX से, क्षेत्रफल हमने निरूपित किया है A1 से, दोनों के बीच बनने वाला कोण विद्युत क्षेत्र X डायरेक्शन में, क्षेत्रफल -X डायरेक्शन में, दोनों के बीच बनने वाला कोण है 180 डिग्री और हम लिखते हैं दोनों के बीच बने कोण की कोज्या यानी cos 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं। φ1 बराबर हमें प्राप्त होगा, Ex की वैल्यू रखेंगे अल्फा इंटू x। अल्फा भी मैं रख देता हूं, अल्फा का मान है 500 और पृष्ठ 1 के लिए x का मान यानी इस पृष्ठ की x दिशा में दूरी है 0.1 मीटर, तो इसके लिए x का मान भी रख देता हूं 0.1। अल्फा x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 500 गुणा 0.1। आगे क्षेत्रफल A1 का मान हमारे पास है 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर और cos 180 डिग्री इसका मान होता है -1। फ्लक्स φ1 बराबर हमें प्राप्त होगा, इन सबको आपस में गुणा करेंगे, 5 गुणा 0.1 0.5 वोल्ट इंटू मीटर। ऐसे ही ज्ञात करेंगे पृष्ठ 2 से पारित फ्लक्स। पृष्ठ 2 से पारित फ्लक्स, इस फ्लक्स को मैं नाम दे देता हूं φ2। सेम फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिनोट करेंगे Ex से, क्षेत्रफल इस बार A2 और विद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री और क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बने कोण की हम लेते हैं कोज्या। cos 0 की वैल्यू होती है 8। φ2 बराबर हमें प्राप्त होगा Ex बराबर है अल्फा इंटू x। अल्फा कांस्टेंट है 500, x है
पृष्ठ की मूल बिंदु से दूरी, इस पृष्ठ की मूल बिंदु से x दिशा में दूरी 0.1 प्लस 0.1, इस बार x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 0.2, cos 0 का मान 1, सबको आपस में गुणा करते हैं, a2 की वैल्यू 10 की घात माइनस 2, गुणा करने पर phi2 बराबर हमें प्राप्त होगा 10 की घात माइनस 2, कैंसिल, 1 वोल्ट इनटू मीटर। घन से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करने का तरीका, सभी पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग कर दीजिए। कुल 6 पृष्ठ हैं, जिनमें से 4 पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स पहले ही हम 0 प्राप्त कर चुके हैं, तो इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग ही घन से निर्गत कुल फ्लक्स को निरूपित करेगा। लिख लेते हैं, घन से निर्गत कुल फ्लक्स फाई बराबर पहले पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स प्लस दूसरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। फाई बराबर पहले पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, माइनस चिन्ह यहां साथ में और लगा देते हैं, -1 को गुणा करेंगे, -0.5 प्लस यहां हमें प्राप्त हुआ 1, दोनों का योग, फ्लक्स फाई बराबर 0.5 वोल्ट इनटू मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है सतत आवेश वितरण, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कूलॉम के नियम में हमने पढ़ा था, कूलॉम के नियम की सहायता से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात किया जा सकता है, या किसी एक आवेश के कारण उत्पन्न किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। यदि आवेशों की संख्या ज्यादा हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण उत्पन्न बल का मान ज्ञात किया जा सकता है, या बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न तीव्रताओं के सदिश योग से ज्ञात की जा सकती है। लेकिन जब किसी पिंड को आवेशित किया जाता है तो पिंड में आवेशित कणों की संख्या इतनी अधिक होती है कि हर एक कण की स्थिति का निर्धारण करना संभव नहीं होता। इसलिए पिंड के लिए ऐसा माना जा सकता है कि पिंड को दिया गया आवेश विविक्त न होकर सतत होता है। पिंड 3 प्रकार के लिए जा सकते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। यदि आवेश किसी एक लंबे तार पर एक समान रूप से वितरित है तो उसको हम बोला करेंगे रैखिक आवेश वितरण। यदि आवेश एक पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है तो उसको हम नाम दिया करेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। यदि आवेश किसी पिंड के आयतन में एक समान रूप से वितरित है तो उसको हम नाम देंगे आयतन आवेश वितरण। अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल से जानते हैं। बात करते हैं रैखिक आवेश वितरण की। मान लिया L लंबाई का एक तार है जिसको हमने आवेश Q दिया है। ये आवेश Q इस तार की संपूर्ण लंबाई पर इस प्रकार से वितरित हो जाता है कि प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला नेट बल 0 है। इस संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। आवेशों की संख्या इतनी अधिक है कि प्रत्येक आवेश की स्थिति का इस बिंदु P के सापेक्ष निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। तो यहाँ हम परिभाषित करेंगे एक नई राशि, एकांक लंबाई पर आवेश का मान, जिसको हम बोला करेंगे रैखिक आवेश घनत्व, और रैखिक आवेश घनत्व को निरूपित किया करेंगे लेम्डा से। चूंकि L लंबाई पर आवेश Q वितरित है तो एकांक लंबाई के साथ जुड़ा है, इसलिए लंबाई का देंगे भाग आवेश Q के अंदर एकांक लंबाई पर आवेश का मान ये निरूपित करता है रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा को। लेम्डा का मात्रक आवेश का मात्रक बटा लंबाई का मात्रक, यानी कूलॉम प्रति मीटर। अब ये अल्पांश, एक तार पर एक अल्पांश लेते हैं dl, और अल्पांश dl इतना छोटा है कि इसको लगभग बिंदु आवेश माना जा सकता है, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमें ज्ञात है kq/r²। माना अल्पांश dl पर आवेश का मान है dq। यदि रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा दिया है, आवेश का मान q ज्ञात करना है, तो आवेश q बराबर हम लिख सकते हैं लेम्डा गुणा जितनी लंबाई पर वह आवेश वितरित है वह लंबाई। यदि dl लंबाई पर आवेश dq का मान ज्ञात करना है तो लेम्डा को गुणा करेंगे
उस लंबाई से जिस पर आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो अल्पांश dl पर आवेश का मान हमने लिखा dq बराबर लैम्डा को गुणा करेंगे जितनी लंबाई पर ये आवेश dq हमें ज्ञात करना है यानी dl के साथ। ये अल्पांश लगभग बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश या अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखेंगे k dq/r²। संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का तरीका, संपूर्ण तार को बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है और सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग ही बिंदु P पर संपूर्ण तार के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करती है। तो हमने ज्ञात किया संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं के योग यानी समाकलन से प्राप्त होगी। dE का मान ऊपर वाले फॉर्मूला से लिखा k dq/r²। k कांस्टेंट है, इसको समाकलन से बाहर लिख लेंगे और dq का मान ऊपर वाले फॉर्मूला से हमने पुट कर दिया लैम्डा dl/r²। तो पूरे तार के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हुई E बराबर k समाकलन लैम्डा dl/r²। बात करते हैं पृष्ठ आवेश वितरण की। इस बार हमने माना है कि आवेश क्यों पृष्ठ S पर एक समान रूप से वितरित है। मान लिया ये एक चालक है जिसको हमने आवेश क्यों दिया और चालक को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ को बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। उससे पहले एक नई राशि यहाँ भी हम परिभाषित करेंगे। चूंकि Q आवेश S पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, S क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है, तो हम ज्ञात करेंगे एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान, जिसको हम बोला करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। सिग्मा है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। इस बार एकांक शब्द क्षेत्रफल के साथ लगा है तो भाग देंगे क्षेत्रफल का आवेश में, प्राप्त होगा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। मात्रक होगा आवेश का मात्रक कूलम बटा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मान लिया इस क्षेत्रफल पर कोई छोटा सा अल्पांश स्थित है। इस अल्पांश क्षेत्रफल को मैंने नाम दिया है ds। अल्पांश क्षेत्रफल ds इतना छोटा है कि इस पर आवेश को लगभग बिंदुवत आवेश माना जा सकता है। इस अल्पांश ds पर आवेश ज्ञात करने का तरीका, यदि सिग्मा दिया है और आवेश q ज्ञात करना है तो सिग्मा को गुणा कीजिए उस क्षेत्रफल से जिस पर आवेश का मान ज्ञात करना है। ds पर आवेश हमने माना है dq, तो अल्पांश क्षेत्रफल ds पर आवेश dq बराबर हम लिखेंगे सिग्मा को उस क्षेत्रफल से गुणा करेंगे जिस पर आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो अल्पांश पर आवेश dq बराबर हमें प्राप्त हुआ सिग्मा इंटू ds। क्योंकि अल्पांश इतना छोटा है इसको बिंदुवत आवेश माना जा सकता है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलम के नियम से kq/r²। तो यहाँ भी अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होगी k अल्पांश पर आवेश dq/r²। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं के योग से प्राप्त की जा सकती है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमने लिखा सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग यानी समाकलन। dE का मान ऊपर से पुट करेंगे k dq/r²। dq का मान वापस से पुट कर देते हैं सिग्मा ds/r²। समाकलन की सीमाओं का उपयोग करते हुए संपूर्ण पृष्ठ के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। बात करते हैं आयतन आवेश वितरण की। मान लिया Q आवेश किसी अचालक पिंड के आयतन में एक समान रूप से वितरित है। यदि Q आवेश V आयतन में वितरित है तो यहां एक नई राशि हम परिभाषित करेंगे एकांक आयतन में आवेश, जिसको हम बोला करेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को दोस्तों निरूपित करते हैं रो से। इस बार एकांक शब्द लगा है आयतन के साथ तो हम भाग देंगे आयतन का आवेश में, प्राप्त होगा आयतन आवेश घनत्व रो। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। मान लिया ये संपूर्ण पिंड बहुत सारे आयतन अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ऐसा ही एक छोटा सा आयतन अल्पांश मैंने यहां माना। इस अल्पांश का आयतन मैं मान लेता हूं dv। इस अल्पांश पर आवेश मान लेते हैं dq। अल्पांश पर आवेश का मान इतना कम है कि इस आवेश को लगभग एक बिंदु आवेश माना जा सकता है।
यदि रो दिया है, आवेश Q का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करने का तरीका, आयतन आवेश घनत्व रो को गुणा करेंगे उस आयतन से जिस पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो dV आयतन में आवेश का मान dQ बराबर हम लिखेंगे रो इंटू वह आयतन जिसमें आवेश ज्ञात करना है dV। dV आयतन में आवेश dQ बराबर हमें प्राप्त हुआ रो इंटू dV। इस अल्पांश आयतन के कारण या इस अल्पांश आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता होती है KQ/R²। संपूर्ण पिंड के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने का तरीका, सभी अल्पांश आयतनों के कारण प्राप्त तीव्रताओं का योग कर लीजिए, योग यानी समाकलन। तो संपूर्ण पिंड के कारण तीव्रता प्राप्त हुई E बराबर समाकलन dE। dE का मान रखा KdQ/R², dQ का मान रखा रो इंटू dV। तो पूरे पिंड के कारण रो के पदों में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है।